कपिला, सिविल जज JMIC नाहन, जिला सिरमौर। आप सबका इस चर्चा में स्वागत करती हूँ। चर्चा शुरू करने से पहले मैं आप सबसे मास्क ना लगाने की क्षमा चाहती हूँ, क्योंकि यदि हम मास्क लगाकर आप सबसे बातचीत करेंगे तो शायद हम स्पष्ट रूप से आप लोगों को सुनाई ना दें। जैसा कि आप सभी जानते हैं, वैश्विक महामारी कोरोना वायरस कोविड-19 के चलते भौतिक दूरी का पालन करना अति आवश्यक है और इसीलिए हमने आप सबसे पहले भी कानून संबंधित चर्चाएं डिजिटल माध्यम से करी थी और आज एक बार फिर हम इसी माध्यम से आप सबसे कानून संबंधित चर्चा करेंगे, क्योंकि भौतिक दूरी का पालन करना अति आवश्यक था ताकि हम कोविड-19 इस वायरस को फैलने से रोक सके तथा हमें हिमाचल प्रदेश स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के निर्देशों पर तथा डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के मार्गदर्शन पर आप सबसे कानून संबंधित चर्चा का डिजिटल माध्यम से बातचीत करने का एक मौका दोबारा मिला है। हमारी पिछली चर्चाओं में हमने आप सबसे किशोर न्याय बालकों की देखरेख एवं संरक्षण अधिनियम 2015 पर बातचीत करी थी और आज हम आप सबसे बालक एवं कुमार श्रम प्रतिषेध एवं विनियमन अधिनियम 1986, चाइल्ड एंड एडोलेसेंट लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986 पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ श्री प्रताप सिंह ठाकुर जी, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी जिला सिरमौर, जो चेयरमैन सब डिवीजन लीगल सर्विसेज कमेटी भी हैं, मौजूद हैं। श्रीमान जी, मैं आपका इस चर्चा में स्वागत करती हूँ तथा आपसे अनुरोध करती हूँ कि आप आज की इस चर्चा में बालक एवं कुमार श्रम प्रतिषेध एवं विनियमन अधिनियम 1986 पर प्रकाश डालें। श्रीमान जी, हमारा आपसे पहला प्रश्न है, बालक एवं कुमार श्रम प्रतिषेध एवं विनियमन अधिनियम के तहत बालक कौन है? सर्वप्रथम मैं आप सबका इस परिचर्चा में स्वागत करता हूं। मैं आपके प्रश्न का जवाब देने के लिए आगे बढ़ूं, इससे पहले मैं आपको इस विषय की गंभीरता को देखते हुए महान साहित्यकार मेन जीन कोल के उन शब्दों को जो उन्होंने बच्चों की हमसे अपेक्षाओं 12 कहे हैं तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बच्चों की मजदूरी संबंधी एक मामले में, जिसका टाइटल था MC मेहता बनाम स्टेट ऑफ तमिलनाडु एंड अदर्स, 1996 6 SCC 756 को शुरू में ही उद्धृत किया है और मैं उसको अंग्रेजी में ही जैसे उन्होंने लिखा है वो आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं। I am the child. All the world waits for my coming. All the earth watches with interest to see what I shall become. Civilization hangs in the balance. For what I am, the world of tomorrow will be. I am the child. You hold in your hand my destiny. You determine largely whether I shall succeed or fail. Give me, I pray you, these things that make for happiness. Train me, I beg you, that I may be a blessing to the world. मैं आपको यह बताना अपना दायित्व समझता हूं कि हमारे संविधान निर्माताओं ने भी इस विषय की महत्ता एवं गंभीरता को समझा तथा भारतीय संविधान के भाग 4 में कई प्रावधान बच्चों द्वारा बनाते हुए भाग 3 में अनुच्छेद 24 में बच्चों को यह मौलिक अधिकार दिया कि 14 वर्ष की आयु से नीचे वाले बालक को कोई भी किसी फैक्ट्री या खान यानी कि माइन या अन्य किसी घातक हजार्डस नौकरी पर नहीं रख सकता। अब मैं आपके प्रश्न पर आता हूं। इस अधिनियम के तहत बालक वह है जिसकी उम्र 14 वर्ष से कम हो या
ऐसी आयु जो बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 में दी गई है। मैं आपको यह भी बता दूं कि इन दोनों अधिनियमों में बालक की जो अधिकतम आयु सीमा होगी वह बालक की आयु जो है ना अधिकतम सीमा मानी जाएगी। इस अधिनियम के तहत कुमार कौन है? कुमार का अभिप्राय इस अधिनियम से उस बच्चे से है जिसने अपनी 14 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो, परंतु अभी 18 वर्ष की आयु उसने पूरी नहीं की है। क्या बालकों को नौकरी पर रखा जा सकता है? बालक को किसी प्रक्रिया व्यवसाय में नौकरी पर नहीं रखा जा सकता, परंतु बालक अपने स्कूल से छुट्टी के बाद या छुट्टी वाले दिन अपने परिवार या अपने पारिवारिक उद्यम यानी कि एंटरप्राइज में काम कर सकता है, बशर्ते कि ऐसे उद्यम में अधिनियम की जो अभिसूची है, शेड्यूल है, उसमें दिए गए जोखिम भरे व्यवसाय या प्रक्रियाएं ना होते हों। इसके अलावा वह सर्कस को छोड़कर प्रस्तावित शर्तों एवं सुरक्षा उपायों के मध्य श्रव्य एवं दृश्य यानी कि ऑडियो विजुअल मनोरंजन उद्योग, विज्ञापनों, फिल्मों, दूरदर्शन के धारावाहिकों में एक कलाकार के रूप में काम कर सकता है, किंतु ऐसा कोई भी कार्य उसकी पाठशाला की पढ़ाई को प्रभावित ना करे तथा प्रतिदिन 5 घंटे से ज्यादा वो काम उसको ना करना पड़े तथा लगातार वो 3 घंटे से ज्यादा उससे काम ना लिया जाए और उसको 3 घंटे के बाद आराम करने का मौका मिले। इसमें यह ध्यान योग्य बात है कि श्रव्य एवं दृश्य जैसे ऑडियो विजुअल जो प्रोग्राम होते हैं या किसी व्यावसायिक कार्यक्रम के निर्माता प्रोड्यूसर को जहां बच्चे द्वारा कार्यक्रम किया जा रहा होगा वहां के जो जिला दंडाधिकारी हैं, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, उनकी पूर्व अनुमति लेनी होगी तथा ये जो बालक एवं कुमार श्रम प्रतिषेध एवं विनियमन नियम 1988 में एक प्रपत्र सी दिया गया है, उस पे एक अंडरटेकिंग देनी पड़ेगी, जो उस अंडरटेकिंग को देने के 6 माह तक वैलिड होगी और उसमें उनको ये बताना पड़ेगा कि वो जहां पे बच्चा काम करेगा वहां पे उसका पूर्ण रूप से जैसे उसके पढ़ाई, देखभाल, खाना पीना, इन सब चीजों का ध्यान रखा जाएगा। बच्चों द्वारा बाल कलाकार के रूप में की गई कमाई का क्या होगा? बच्चे द्वारा बाल कलाकार के रूप में कमाई की जो राशि है उसका 25% जो भाग है वो सीधे राष्ट्रीयकृत बैंक में बच्चे के नाम पर सावधि जमा यानी कि फिक्स्ड डिपॉजिट के रूप में जमा होगा, जो कि बच्चे के वयस्क होने पर सीधा उसके बैंक खाते में ट्रांसफर होगा या जमा हो जाएगा। जी। क्या बच्चों को ऐसे किसी कार्य में बिना उसकी सहमति के भी लगाया जा सकता है? नहीं, ऐसे किसी भी कार्य में बच्चे को उसकी सहमति और उसकी इच्छा के बिना नहीं लगाया जा सकता। कई बार ऐसी भी स्थिति आ जाती होगी जब किसी कुमार की आयु वाला एम्प्लॉयर तथा निरीक्षक के बीच मतभेद हो, तो ऐसी स्थिति में क्या करना होगा? अगर ऐसी कहीं स्थिति पैदा होती है जहां पे ऑक्युपायर या एम्प्लॉयर तथा जो निरीक्षक हैं इस अधिनियम के तहत जो अपॉइंट हो गए, उनके बीच में अगर किसी कुमार यानी कि एडोलसेंट जो बच्चा है उसकी उम्र के बारे में अगर कोई विवाद उत्पन्न होता है तो जो इंस्पेक्टर है वो जो प्रस्तावित चिकित्सा अधिकारी है उसको आयु डिटरमाइन करने के लिए बच्चे की या एडोलसेंट की आयु डिटरमाइन करने के लिए कह सकता है। ऐसे चिकित्सा प्राधिकारी को आयु प्रमाण पत्र देने वाला किन्हीं दस्तावेजों का भी ध्यान रखना होगा? हाँ, ऐसे कुमार की जब वो आयु निर्धारित करेंगे तो उस चिकित्सा प्राधिकारी को सबसे पहले कुमार के पास अगर कोई आधार कार्ड है तो वो देखना पड़ेगा। वो अगर उसके अभाव में
उसने अगर कहीं पाठशाला अटेंड की है तो वहां से उसका जो आयु प्रमाण पत्र है, या फिर मैट्रिक या समकक्ष अगर परीक्षा से संबंधित किसी शिक्षा परिषद यानी कि बोर्ड द्वारा कोई जारी अगर प्रमाण पत्र उपलब्ध हो तो उसको भी वो देख सकते हैं। और इसके अभाव में अगर नगर निगम, स्थानीय निकाय और ग्राम पंचायत द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र भी देख सकते हैं। अगर उपरोक्त में से कोई दस्तावेज उपलब्ध ना हो तो चिकित्सा अधिकारी को कुमार के आयु निर्धारण द्वारा क्या करना होगा? अगर ऐसे कोई दस्तावेज बच्चे की आयु 12 उपलब्ध ना हो तो जो चिकित्सा प्राधिकारी है उसको केंद्रीय सरकार द्वारा प्रस्तावित जो उपयुक्त प्राधिकारी होंगे, जो एडिशनल यानी कि अतिरिक्त श्रम आयुक्त के स्तर का होना आवश्यक है, उसके द्वारा आदेश के ऊपर ऑसिफिकेशन टेस्ट यानी कि अस्थि विकास परीक्षण या कोई अन्य जो आधुनिक आयु निर्धारण की टेक्निक होगी उसको अपना करके ये जो टेस्ट है वो बच्चे का 15 दिन के अंदर अंदर करना होगा। क्या ऐसा भी कोई व्यवसाय है जहां बच्चों को कुमार को नौकरी पर नहीं रखा जा सकता? हाँ, जो ये अधिनियम है इसकी जो अभिसूची है उसमें दिए गए जोखिम भरे व्यवसायों एवं प्रक्रियाओं में कुमारों को नौकरी पर नहीं रखा जा सकता है। ऐसे कौन से व्यवसाय या प्रक्रिया है जहां पर कुमारों को नौकरी पर नहीं रखा जा सकता? हाँ, जैसा मैंने आपको बताया कि इस अधिनियम की जो अभिसूची है यानी कि जो शेड्यूल है उसके मुताबिक सारी खानों में ज्वलनशील पदार्थ एवं विस्फोटकों का जहां पे निर्माण होता है वहां पे, तथा जोखिम भरी प्रक्रियाओं में यानी कि हजार्डस जो प्रोसीजर्स हैं उनमें कुमारों को नौकरी पर नहीं रखा जा सकता। जी, आपने ये जोखिम भरी प्रक्रिया की बात करी, ये जोखिम भरी प्रक्रिया क्या होती है? हाँ, जो इस अधिनियम की जो अभिसूची है, शेड्यूल है, उसमें दिए गए स्पष्टीकरण है जो जोखिम भरी प्रक्रिया को फैक्ट्री एक्ट की धारा 2 क्लॉज CB में जो जोखिम भरी प्रक्रिया बताया गया है उससे अभिप्राय है, और फैक्ट्री एक्ट की धारा 2 क्लॉज CB के आधार पर जोखिम भरी प्रक्रिया का अभिप्राय ऐसी प्रक्रिया या गतिविधि से है जो उस अधिनियम की प्रथम अभिसूची में दिए गए उद्योगों में होती है, जहां पर अगर कोई विशेष एहतियात ना ली जाए तो वहां पर कच्चा माल प्रयोग किया जाता है, या मध्यवर्ती या जो तैयार उत्पाद होते हैं, फालतू या बेकार माल जहां से निकलता है, सिर्फ वहां काम करने वाले या उससे जुड़े लोगों की सेहत को काफी नुकसान होता है और सामान्य वातावरण को भी नुकसान होता है। इन उद्योगों में मुख्यतः कौन कौन से हुए लोग, जैसे लौह धातु, गैर लौह धातु उद्योग, गैर लौह ढलाई खाना यानी कि फाउंड्री, कोयला उद्योग, पावर पैदा करने वाले उद्योग, गुद्दा और कागज उद्योग, उर्वरक उद्योग, सीमेंट उद्योग, पेट्रोलियम उद्योग, दवा, रबड़, रंग, चर्म यानी कि चमड़ा, केमिकल, कार्बन उद्योग इत्यादि। क्या कोई सरकार फैक्ट्री एक्ट में दी गई या इस अधिनियम में दी गई अभिसूचियों को संशोधित कर सकती है? हाँ, केंद्र सरकार उन अभिसूचियों में किसी उद्योग या जोखिम भरी प्रक्रिया को शामिल भी कर सकती है, या इसमें से हटा भी सकती है, या इसमें बदलाव ला सकती है, परंतु उसे ऐसा करने के लिए एक विशेष प्रक्रिया अपनानी होगी। क्या कोई सरकार ऐसा कार्य या प्रक्रिया घोषित कर सकती है जिन्हें करने के लिए कुमार को रखा जा सकता है? हाँ, केंद्रीय सरकार एक अधिसूचना जारी करके ऐसे अघातक यानी कि जो नॉन हजार्डस कार्य हैं को घोषित कर सकती है जिनमें कुमारों को नौकरी दी जा सकती हो, तथा केंद्र सरकार को इस बार उसे परामर्श देने वाला एक तकनीकी सलाहकार समिति का गठन भी करना होगा, जिसमें एक अध्यक्ष
तथा 10 से ज्यादा सदस्य नहीं होंगे। क्या कुमारों द्वारा उनके कार्य दिवसों एवं कार्य घंटों द्वारा कोई विशेष प्रावधान भी है? हाँ, कुमार मजदूर की ड्यूटी किसी भी दिन 6 घंटे से अधिक नहीं होनी चाहिए तथा इस समय में उस द्वारा इंतजार जो उसे करना पड़ा है वो समय तथा जो उसने आराम किया है जो कि कम से कम 3 घंटे के बाद मैंने आपको बताया 1 घंटे का होना आवश्यक है, वो भी सम्मिलित माना जाएगा। कुमार मजदूर से 3 घंटे से अधिक, जैसे मैंने आपको बताया, आप एट ए टाइम काम नहीं ले सकते और उसे 1 घंटे का आराम देना पड़ेगा। 7 बजे शाम से लेकर 8 बजे सुबह तक कुमार मजदूर से कोई काम नहीं लिया जा सकता। कुमार मजदूर को ओवर टाइम पर नहीं लगाया जा सकता। कुमार मजदूर किसी संस्थान में उसे काम नहीं करना होगा जब उसने उसी दिन किसी दूसरे संस्थान में काम किया हो। ऐसा भी हो सकता है जैसे कहाँ पे उस लड़के ने आज एक जगह वो 6 घंटे काम करके आया है और दूसरी जगह भी उससे काम लिया जाए, तो ऐसी स्थिति में उससे, अगर उसने एक जगह कहीं काम किया है तो दूसरे जगह उससे काम नहीं लिया जा सकता। और एक सप्ताह में कुमार जो मजदूर हैं उन्हें 1 दिन अवश्य छुट्टी मिलनी चाहिए। और कुमार मजदूरों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के संबंध में सरकार द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करना होगा। इन नियमों में सरकार कार्यस्थल में जो मैं आपको कार्य मतलब स्थितियां बता रहा हूं उनके बारे में नियम बना करके इसके बारे में विशेष प्रावधान करने होंगे, जैसे सफाई की व्यवस्था या न्यूसेंस से मुक्ति, कचरे और अपशिष्ट से निपटान, हवा और तापमान, धूल और धुएं, कृत्रिम आर्द्रीकरण ह्यूमिडिफिकेशन, रोशनी, पीने का पानी, शौचालय एवं मूत्रालय, थूकदान, मशीनरी की 4 दीवारी फेंसिंग, चलती हुई मशीनरी पर या उसके नजदीक कैसे कार्य करना है, घातक मशीनों पर कुमारों को कैसे काम लगाना है या नहीं लगाना है, घातक मशीनों पर कुमार को काम पर लगाए जाने वाला दिशा निर्देश, प्रशिक्षण तथा पर्यवेक्षण सुपरविजन, बिजली को काटने के यंत्रों के बारे में प्रावधान, स्वचालित मशीनें, नई मशीनरी का सरलीकरण, फर्श, सीढ़ियों तथा वहां पे पहुंचने के साधन क्या होंगे, अत्यधिक वजन के बारे में क्या करना है, आंखों की सुरक्षा, विस्फोटक एवं ज्वलनशील धूल, गैस इत्यादि, आग लगने की स्थिति में सावधानियां क्या होंगी, भवनों की देखरेख और भवनों एवं मशीनरी की रक्षा बारे विशेषकर प्रावधान करने होंगे सरकार। क्या ऐसे संस्थानों को जहां पर किसी कुमार को नौकरी पर रखा गया है कोई रजिस्टर इत्यादि ऐसा कुमारों द्वारा रखना होगा? हाँ, ऐसे प्रत्येक संस्थान में जहाँ पे कि कुमार को नौकरी पर रखा गया है एक रजिस्टर रखना होगा जिसमें कुमार मजदूरों का संपूर्ण विवरण देना होगा, जैसे नाम, जन्म तिथि, काम करने के घंटे व दिन, आराम का अंतराल कब का है, कार्य की प्रवृत्ति जो कुमार कर रहा हो। अगर कोई व्यक्ति इस अधिनियम या इसके तहत बनाए गए उपरोक्त नियमों का उल्लंघन करता है तो क्या उसके लिए कोई सजा का प्रावधान है? हाँ, अगर कोई व्यक्ति इस अधिनियम की धाराओं 3 तथा 3A में 3A का उल्लंघन करके किसी बालक को या तो नौकरी पर रखता है या फिर कुमार को किसी निश्चित व्यवसाय में या ऐसे जहाँ पे हजार्डस कोई काम होता है उस काम पे रखता है, तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को कम से कम 6 माह की सजा और अधिकतर 2 वर्ष की सजा जो है वो पहली बार अपराध करने पर हो सकती है तथा कम से कम 20,000 रुपये जुर्माना या 50,000 रुपये तक मैक्सिमम हो सकता है होगा। तथा अगर दूसरी बार वही अपराध अगर कोई दोहराता है तो उसे कम से कम 1 वर्ष का कारावास या तथा अधिकतम 3 वर्ष तक का कारावास हो सकता है और वही
जुर्माना होगा। क्या यह अपराध संज्ञेय होंगे या असंज्ञेय? ये जो नहीं, पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि अगर बाई चांस बच्चे के माँ बाप कोई पहली बार अपराध करते हैं तो उनके विरुद्ध उनको कोई सजा नहीं होगी, परंतु अगर वो दूसरी बार अपराध करते हैं तो उन्हें 10,000 रुपए तक जो है वो जुर्माना हो सकता है। और जो अन्य अगर कोई अपराध जो इस अधिनियम में दिए गए हैं वो और अगर नियमों में दिए हैं तो अगर वो कोई करता है तो उसे जो है वो कम से कम 1 मास तक का कारावास और 10,000 रुपए तक जुर्माना हो सकता है। और मैं आपको एक और चीज बता दूं कि जैसे दूसरे जो कोई अधिनियम है, जैसे धारा 67 फैक्ट्री एक्ट, धारा 40 मर्चेंट शिपिंग एक्ट, धारा 109 मोटर ट्रांसपोर्ट वर्कर्स एक्ट, धारा 21 मोटर ट्रांसपोर्ट वर्कर्स एक्ट के तहत जो भी अगर कोई प्रोविजन होंगे तो वो जो सारे प्रोविजंस हैं वो इस अधिनियम के तहत मॉडिफाई हो जाएंगे और जो सजा वगैरह है वो इस अधिनियम के तहत ही होगी। मैं अपना प्रश्न दोबारा एक बार पूछना चाहूंगी कृपया, क्या यह अपराध संज्ञेय होंगे या असंज्ञेय? हाँ, धारा 3 और 3A में जितने भी अपराध जो उनकी उल्लंघना से जो अपराध किए जाएंगे वो सारे के सारे जो अपराध हैं संज्ञेय होंगे, यानी कि उसमें जो पुलिस है वो बिना वारंट के जो अभियुक्त है उसको गिरफ्तार कर सकती है। बाकी के जो अपराध हैं वो असंज्ञेय होंगे और उसमें पुलिस जो है व्यक्ति को बिना मजिस्ट्रेट के वारंट के अरेस्ट नहीं कर सकती है। इन अपराधों द्वारा शिकायत कौन कर सकता है? जो हमारे साथ आज कुछ शिक्षाविद जुड़े हैं तो उनके पीछे उनको जोड़ने का कोई एक मकसद था। जो ये अधिनियम है हमारा, इसके तहत जो नियम बनाए गए उसमें जो शिक्षक हैं वो भी, बच्चा या कुमार खुद भी और कोई पुलिस अधिकारी जैसे इंस्पेक्टर जो है इसके में निरीक्षक इस एक्ट के तहत, और जो पाठशाला के जैसे या अध्यापकगण या फिर वहां के प्रिंसिपल, और अगर पाठशाला की कोई प्रबंधन समिति है तो उसके जो नुमाइंदे हैं वो भी, बाल संरक्षण कमेटी, पंचायत या नगर निकाय जो सक्षम न्यायालय है उसके पास शिकायत कर सकते हैं। और इस एक्ट के तहत जो नियम बने हैं उनमें ये भी प्रावधान है कि इन सब लोगों को इस बारे में सेंसिटाइज भी किया जाएगा। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि इस अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों, यानी कि जो नियम 2B में स्पष्टीकरण 2 दिया गया है के तहत यह पाठशाला के प्रधानाचार्य और मुख्याध्यापक का ये दायित्व बनता है कि अगर कोई बच्चा या बच्चा यानी कि बालक 30 दिन तक अगर पाठशाला में बिना सूचना के नहीं आता है तो उन्हें नोडल ऑफिसर को, जो इस अधिनियम के तहत डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अपॉइंट करेंगे, जैसे सिरमौर जिला के लिए एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हैं, उनको सूचना देना ये उनका एक उत्तरदायित्व है। इस अधिनियम के तहत किए गए अपराधों की सुनवाई कौन सा न्यायालय करेगा? इस जो अधिनियम के तहत जितने भी अपराध किए जाएंगे उन अपराधों को सिर्फ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या जुडिशियल मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के न्यायालय ही ट्राई कर सकते हैं, उससे नीचे नहीं कर सकते। जी। इस अधिनियम के तहत किए गए अपराध क्या कंपाउंड किए जा सकेंगे? हाँ, इस अधिनियम
के तहत किए गए जितने भी अपराध हैं उनको डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट केस के ट्रायल शुरू होने से पहले या केस के ट्रायल के बाद भी, जब ट्रायल चल रही है तब भी इसको कंपाउंड कर सकते हैं और उन्हें कम से कम 50% जो फाइन की राशि है अधिकतम, यानी जैसे 50,000 रुपए अगर किसी को जुर्माना होगा तो उसमें से कम 25,000 रुपए उनको कंपाउंडिंग फीस जमा करवानी पड़ेगी और साथ में जो उन्होंने समय दिया होगा उसके अंदर अंदर वो पैसे कंपाउंडिंग फीस जमा करानी पड़ेगी। अगर वो उस समय में कंपाउंडिंग फीस अभियुक्त कोई जमा नहीं करवाता है तो उसके लिए फिर आगे वाला थोड़ा और समय भी दिया जा सकता है, परंतु उसको फिर जो मतलब 25% और जो कंपाउंडिंग फीस है वो अदा करनी पड़ेगी। और अगर कोई व्यक्ति कंपाउंडिंग फीस अगर जमा नहीं कराएगा तो फिर उसके विरुद्ध जो है वो आगे की कार्रवाई न्यायालय में चलती रहेगी। इस अधिनियम की अनुपालना सुनिश्चित करने का दायित्व किसके ऊपर होगा? इस अधिनियम के प्रावधानों की अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त सरकार यानी कि एप्रोप्रिएट जो गवर्नमेंट है निरीक्षकों की नियुक्ति करेगी और जो इस जो भारतीय दंड संहिता यानी कि इंडियन पेनल कोड की धारा 21 के तहत एक पब्लिक सर्वेंट माना जाएगा और इसकी अनुपालना सुनिश्चित करना उसका दायित्व होगा। इस अधिनियम के प्रावधानों को कौन लागू करवाएगा? जो मैंने आपको बताया जैसे उपयुक्त सरकार यानी कि एप्रोप्रिएट जो गवर्नमेंट है वो जिला दंडाधिकारी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को ऐसी शक्तियां प्रदान कर सकती है तथा उन पर ऐसे दायित्व सौंप सकती है जो इस अधिनियम के प्रावधानों को ठीक ढंग से लागू कराने के लिए आवश्यक हों। उपयुक्त सरकार ऐसे स्थानों जहां पर बच्चों को नौकरी पर रखना वर्जित हो का समय समय पर निरीक्षण भी कर सकती है और करवाएगी भी अपने आप भी। ऐसे बालक या कुमार जिन्हें इस अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत काम करते हुए बचाया जाता है उन्हें कहाँ रखा जाएगा? अगर ऐसे बालकों या कुमारों के माता पिता सक्षम हैं तो उन्हें उनके हवाले कर दिया जाएगा और अगर ऐसा लगता है कि उनके माता पिता का कोई पता नहीं है तथा उनकी देखभाल करने वाला और कोई नहीं है तो ऐसे बालकों एवं कुमारों को जो अन्य प्रवृत्त कानून है यानी कि जो इनफोर्स जो कानून है उनके आधार पर डील किया जा सकता है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ऐसे बालकों एवं किशोरों को जो जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट है उसके तहत भी चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन माना जा सकता है क्योंकि वहां पे ये प्रावधान है कि ऐसा कोई बच्चा जो श्रम कानूनों के विरुद्ध काम करता हुआ पाया जाता है वह भी चाइल्ड इन नीड एंड केयर ऑफ चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन माना जाएगा। क्या इस अधिनियम के तहत कोई फंड का भी गठन किया जाएगा? अगर हाँ तो इसका इस्तेमाल कैसे होगा और किसके लिए होगा? उपयुक्त सरकार प्रत्येक जिले में या दो से ज्यादा जिलों के लिए दो जिलों के समूह के लिए एक चाइल्ड एंड एडोलसेंट लेबर रिहेबिलिटेशन फंड की स्थापना करेगी जिसमें एम्प्लॉयर के जुर्माने के रूप में प्राप्त की गई राशि जमा की जाएगी। उसमें 15,000 रुपया प्रत्येक बालक या किशोर के हिसाब से उपयुक्त जो सरकार है वो जमा करवाएगी। वो सरकार जमा कराएगी जिसको वो उसमें जो जुर्माना किया होगा उसकी राशि उस सरकार को गई होगी। इस पैसे को उपयुक्त सरकार के निर्णय के आधार पर बैंक में जमा करवाया जाएगा या उसका निवेशन यानी कि इन्वेस्टमेंट की जाएगी तथा इस पैसे पर ब्याज की राशि उस बालक या कुमार को
6 माह में एक बार जो है वो दी जाएगी। मैं आपको ये भी बताना उचित समझता हूं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस विषय की व्यापकता एवं महत्ता को मद्देनजर रखते हुए इस अधिनियम की अनुपालना सुनिश्चित करने हेतु MC मेहता बनाम स्टेट ऑफ तमिलनाडु एंड अदर्स 1996 6 SCC 756 में जहां बहुत सारे दिशा निर्देश जारी किए हैं, वहां पैरा 34 में एक बड़ी मार्मिक टिप्पणी की है। मैं उस टिप्पणी को अंग्रेजी में ही आपके समक्ष रखना चाहता हूं। We part with fond hope that the closing years of the 20th century would see us keeping the promise made to our children by our Constitution about a half century ago. Let the child of 21st century find himself into that heaven of freedom, of which our poet laureate Rabindranath Tagore has spoken in Gitanjali. अब मैं यह बात आप सबके विचारण के लिए छोड़ता हूं कि क्या हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय की उपरोक्त उम्मीदों पर खरे उतरे हैं या नहीं। जहां पे हमारे राज्य में बाल मजदूरी का प्रश्न है, हमारे अपने उच्च न्यायालय ने सरकार के विरुद्ध तल्ख टिप्पणी करते हुए एक मामले में कोर्ट ऑन इट्स ओन मोशन वर्सेस स्टेट ऑफ HP एंड अदर्स 2017 लॉसूट HP 1437 और 2017 155 FLR 360 HP में 5 दिशा निर्देश जारी किए तथा इन आदेशों की अनुपालना में हमारी प्रदेश सरकार ने 18 अक्टूबर 2017 को इस अधिनियम के क्रियान्वयन हेतु प्रत्येक जिले में टास्क फोर्स कमेटी गठित करने के निर्देश दिए तथा जिला सिरमौर में 24/10/2017 को ऐसी टास्क फोर्स कमेटी का गठन एडिशनल डिप्टी कमिश्नर की अध्यक्षता में हुआ है, जो 2 वर्ष के लिए। यह कमेटी अपने कार्य में सफल हुई या नहीं, मैं इस विषय में भी मैं ये विषय भी आपके विचारण के लिए छोड़ता हूं। परंतु मेरी आप सबसे ये विनती है कि हम सब इस विषय को जब तक एक मिशन के रूप में लेकर नहीं चलेंगे, तब तक हम अपने बच्चों को, जो हमारे राष्ट्र की धरोहर एवं भविष्य हैं, से न्याय नहीं कर सकते। थैंक यू। श्रीमान जी, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।